चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं प्रश्नावली 12.3 के इंट्रोडक्शन की। और इससे पहले की बातें हो चुकी हैं, सब आप सभी को मिल गए होंगे लेक्चर्स। ये 5 लेक्चर है आपके 12वें चैप्टर का, क्लास 11th का। और हम लोग आज इस एक्सरसाइज के अंदर विभाजन सूत्र है ना, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है और इस पर आधारित क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक और ये आखिरी टॉपिक है आपके इस 3D ज्योमेट्री का 12वें चैप्टर का। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कि हम लोगों को क्या करना है कि सपोज कर लीजिए कि एक लाइन सेगमेंट है, मतलब एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड में इसके पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं x1 एंड कोमा y1 एंड z1, ठीक है ना आपके पास में। और एक पॉइंट दूसरा, जो दूसरा पॉइंट है इसका दूसरा एंड पॉइंट है, अंत बिंदु है ना, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड z2 दिए गए हैं। और कोई पॉइंट है हमारे पास जो इसको डिवाइड कर रहा है ना, जो इसको विभाजित कर रहा है। ये कह सकते हैं कि सपोज कर लीजिए कि यहाँ कहीं भी एनीवेयर, कहीं भी एक पॉइंट है, सपोज कर लीजिए कि ये R पॉइंट है और ये R पॉइंट इस रेखा को, इस रेखाखंड को PQ को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो इस फॉर्मूले के जरिए हम इस R के कोऑर्डिनेट, इस R के निर्देशांक निकालने सीखेंगे, ठीक है ना। बेसिकली ये फॉर्मूला आपने अगर याद करो तो क्लास 10th में हम लोगों ने भी पढ़ा था ये, कि अगर हमारे पास में वहां पर सिर्फ क्या होता था, अगर P पॉइंट है x1 y1, वहां पे हमने 2D में पढ़ा था, इन 2D। 2D का मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस में। तो ये लाइन बन रही थी कि केवल ये लाइन बनेगी प्लेन के अंदर, है ना, अंतर कुछ नहीं, और ये लाइन होगी कहीं स्पेस के अंदर। तो ऐसा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला आपको देखना है। वहां पर ये Q पॉइंट होता था x2 एंड y2, वहां पर भी एक R पॉइंट जो कहीं भी हो सकता है इस लाइन पर, इस लाइन को डिवाइड करता था m/n में। देन R पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते थे, है ना, R पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेते थे। और अगर मुझे एग्जैक्ट याद है तो फॉर्मूला होता था mx2 + nx1 अपॉन m+n। ये तो x कोऑर्डिनेट निकल जाता था, और my2 + ny1 अपॉन m+n, ऐसे हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन इसमें एक चीज और थी कि इस विभाजन को हम लोग जो कहते थे, इसको कहते थे अंतः विभाजन। अंतः विभाजन, अब ये इसको मैं समझाऊंगा अच्छे से, टेंशन नहीं लेनी है। अंतः विभाजन का मतलब है कि अगर कोई लाइन है और उसको कोई पॉइंट अंदर से काट रहा है, जैसे इस PQ लाइन को कोई पॉइंट अंदर से काट रहा है, तो उसको अंतः विभाजन कहते हैं। एक पॉइंट और होता है जो कि हम लेटर ऑन आज डिस्कस करेंगे उस बारे में भी, और वो होता है बाह्य विभाजन। क्या होता है? बाह्य विभाजन, ठीक है ना। तो बाह्य विभाजन का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कैसे होता है मैं पूरी बात बताऊंगा, लेकिन इस पर थोड़ा सा आराम से बताऊंगा इसको। मैं अभी अंत विभाजन की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनल, है ना, इंटरनल, ठीक है ना, इंटरनल डिवीजन, है ना, आपके पास भी इंटरनल डिवाइडेशन या फिर डिवीजन, है ना आपके पास में। तो जो भी आप समझो, अभी हम सिर्फ अंतर विभाजन की बात करेंगे। तो जैसे वहां पर हम ये फॉर्मूला पढ़ते थे, तो सिमिलरली आपको यहां भी इस R के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है, वो याद हो ही जाएगा। कि ऐसे ही याद करेंगे कि mx2 + nx1 अपॉन m+n, ये x कोऑर्डिनेट निकलेगा, my2 + ny1 अपॉन m+n, ये y कोऑर्डिनेट निकलेगा, और आपके पास में mz2 + nz1 अपॉन m+n, ये निकल आएगा आपका, दिस इज द ये निकल आएगा आपका z कोऑर्डिनेट, ठीक है। मैं अभी भाई एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों को कि ये जो है हम जो बात कर रहे हैं, ये अंतर विभाजन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इंटरनल डिवाइडेशन की, अंतर विभाजन की बात कर रहे हैं, अंतर विभाजन, ठीक है ना। बाह्य विभाजन क्या होता है मैं आपको डिस्कस करूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसकी बात करनी अलग से जरूरी है, वो यहां पर आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का प्रूफ भी आपको मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। आप देखना चाहो तो बुक्स के अंदर दे रखा, तो ज्यादा डिटेल में
ना ही जाओ तो बेहतर है। आप सिर्फ इस फॉर्मूले को यहां तक तो याद पहले 10th में ही हो गया था, आगे का एक z कोऑर्डिनेट और बड़ा है, सिमिलरली आप उसको याद कर लोगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हाँ इसमें ये हो गया, लेकिन अगर हम बात करें कि यदि आर पी क्यू का मध्य बिंदु हो जाए, मध्य बिंदु, ठीक है ना, मध्य बिंदु हो, तो मध्य बिंदु होने की शर्त क्या हो जाएगी? मध्य बिंदु होने की शर्त ये हो जाएगी कि अगर ये P है, दिस इज x1, y1 एंड z1, ठीक है ना, दिस इज द पॉइंट Q जिसके कोऑर्डिनेट x2, y2 एंड z2 हैं, एक पॉइंट है R जो कि बीचों बीच है, तो सीधी सी बात है कि आप इसको ये कहेंगे कि अगर ये हिस्सा m है, m अनुपात n में डिवाइड पहले कर रहा था, तो हमने ये अगर ये m है तो ये भी m ही होगा। इट मीन्स दोनों इक्वल हो जाएंगे इस केस में कि m इज इक्वल टू n हो जाएगा। चाहो तो उसको कुछ नया नंबर कह लो, आप इसको आप कुछ भी कह लो, जैसे सपोज कर लो हमने इसको l कह दिया, तो आप ये भी l हो जाएगा और ये भी l ही हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग ये m की जगह और n की जगह l सब्स्टिट्यूट करते हैं तो r के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, ध्यान से देखना, यहां भी आ जाएगा lx2 प्लस lx1 अपॉन l प्लस l, ठीक है, कोमा ly2 प्लस ly1 अपॉन l प्लस l, ठीक है ना, कोमा, तो फाइनली lz2 प्लस lz1 अपॉन l प्लस l। तो अगर फाइनली आप ध्यान से देखो, l ऊपर से कॉमन निकल आएगा, ठीक है ना, नीचे 2l हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे फाइनली ये हमें ऐसा पॉइंट मिलेगा, कैसा मिलेगा कि x2 प्लस x1 अपॉन 2, बिकॉज l से l कट जाएगा, कोमा, यहाँ जाएगा y2 प्लस y1 अपॉन 2 एंड यहाँ पे जाएगा z2 एंड प्लस z1 अपॉन 2। तो अगर मिड पॉइंट की बात करते हैं, मध्य बिंदु की बात करते हैं, ठीक है ना, आपके पास में, तो इस तरीके से हम उसके कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना। और अगर m रेशो n में है ना, तो रेखा पी क्यू को बिंदु हमारा जो r है, बिंदु r m रेशो n, m अनुपात n में विभक्त करता है, विभक्त करे तो ये सब चीजें फटाफट अपनी कॉपी में इसको नोट करो, देन मैं फिर एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है, उसमें मैं चलता हूं, ठीक है ना, हो गया। चलिए अब ध्यान से देखना, मैं इसको याद कर लिया मैंने, ठीक है ना, मैंने इसको याद कर लिया, आपने भी याद कर लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं आपको, एग्जाम्पल नंबर 7 फ्रॉम योर एक्सरसाइज, सॉरी फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, आपके एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल नंबर 7 है, जो कि सेक्शन फॉर्मूले को, अभी तक हमने बात करी केवल अंत विभाजन की, ठीक है ना, बाह्य विभाजन को हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें एग्जाम्पल नंबर 7 की, ठीक है ना, तो हमें कहा गया है कि दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट दिया गया है ये P कह लो इसको आप, दिस इज द पॉइंट 1, -2 and 3, और दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर Q है, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो 3 एंड माइनस के 3, 4 एंड -5 हैं, और कोई पॉइंट है आपके पास में, कोई मिलाने वाले रेखाखंड को, कोई बिंदु है जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है। इस R पॉइंट के हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि अगर विभाजन अंतः हो, अंतः विभाजन के केस में, ठीक है, और दूसरे पॉइंट पे हमें कहा गया है अगर बात बाह्य विभाजन की हो, तो अभी मैंने बाह्य विभाजन डिस्कस ही नहीं करा है, तो लेटर ऑन इसको हमें भी थोड़ी देर में देखेंगे। तो मैं सिर्फ पहले आपको फॉर्मूला अप्लाई करना बताता हूँ अंतर विभाजन में कैसे करना है, ठीक है, दैट्स वेरी सिंपल। मैंने बताया अभी आपको याद हो जाएगा, अगर ये कोई P पॉइंट है, दिस इज x1, y1 एंड z1, एंड दिस इज अ पॉइंट Q, x2, y2 एंड z2, ठीक है ना, और कोई पॉइंट R इसको डिवाइड कर रहा है m/n में, तो कोऑर्डिनेट ऑफ R जो बनेंगे, ठीक है ना, वो बनेंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड कोमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n एंड कोमा
mz2 एंड प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, ऐसे निकालेंगे आप। तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन के अंदर ये हमारी वैल्यू एफ एम की वैल्यू है, ये हमारी एन की वैल्यू है, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो फाइंड आउट करो, द कोऑर्डिनेट ऑफ आर क्या बनेंगे, mx2 का मतलब 2 इंटू 3, ठीक है ना, एंड प्लस nx1 3 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 3। मेरी बात आपको समझ में आई? आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला, है ना, मैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल ला रहा हूं, ठीक है ना, कुछ अलग काम नहीं कर रहा हूं। देन कोमा y कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो बनेगा my2 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 2 प्लस 3, कोमा 2 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3। कैलकुलेट करिए जरा, कैलकुलेट करिए जरा, कैलकुलेट जब करेंगे हम लोग तो आ जाएगा 6 प्लस 3 अपॉन 5 कोमा 8 माइनस 6 अपॉन 5 कोमा -10 प्लस 9 अपॉन 5, ठीक है ना। तो अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, द कोऑर्डिनेट जो हमारे बनेंगे आर के वो बनेंगे 9 अपॉन 5 एंड कोमा 2 अपॉन 5 एंड कोमा, ठीक है ना, एंड कोमा 1 अपॉन -1 अपॉन 5। तो ये जो है ये हमारे आर के कोऑर्डिनेट बनेंगे जब आर जो है पी क्यू को इंटरनली अंतः विभाजन कर रहा है, अंतः विभाजन कर रहा है। तो जरा एक बार पहले हम लोग इस टॉपिक को भी समझ लें, बाह्य विभाजन की क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, क्या होता है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, ठीक है ना, बाह्य विभाजन क्या होता है, ये फॉर्मूला है अंतः विभाजन का, ठीक है ना, आपके पास में। बेसिकली मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैं छोटा था, ठीक है ना, मतलब जब मैं 11th या 10th में इन फॉर्मूलों को पढ़ रहा था तो वहां पर भी अंतः बाह्य विभाजन आता था, अंतः विभाजन प्रॉपर समझ में आ जाता था, ठीक है ना, कि हाँ यार। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता रहा कि यार कोई पॉइंट, मतलब एक लाइन है, एक लाइन है जिसको हम पी क्यू कह रहे हैं, ये तो समझ में आता है कि कोई पॉइंट अगर इसके अंदर है, अंतः अंदर है, तो इसको डिवाइड कर रहा है, दो हिस्सों में बांट रहा है। लेकिन बाह्य विभाजन में क्या होता है कि ये पॉइंट कहीं बाहर होता है, एनीवेयर बाहर होता है। तो बाहर वाला पॉइंट इस लाइन को कैसे काट सकता है, कैसे डिवाइड कर सकता है, ये किसी भी टीचर ने इस बात पे मुझे बताई नहीं। पहली बात तो ये प्रकाश ही नहीं डाला कभी, बस सीधा फॉर्मूले पे लेके गए कि क्या चेंज करना है इस फॉर्मूले में, छोटा सा चेंज होना है, फॉर्मूले में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बेसिक बात यह है कि आपको समझ आना चाहिए कि बाह्य विभाजन कैसे होता है। देखिए बाह्य विभाजन कैसे होता है, इस लाइन को अगर हम लोग, यहां तो ये पी क्यू है, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए और इस लाइन पर कहीं भी एक पॉइंट आर हो, ठीक है नहीं, आर हो, तो ये पॉइंट आर इस लाइन को बाह्य रूप से विभाजित करेगा, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम भी यही सोचते थे। लेकिन ध्यान ये देना है आपको कि बाह्य विभाजन में हम लोग जो बात करते हैं, वो जो मेजर करते हैं, जो नापते हैं, वो बाहरी डिस्टेंस नापते हैं। मतलब देखो सुनो, यहां पर पी आर तो ये होता था, सीधी सी बात है, लेकिन यहां पर जो एम होगा, पी आर जो एम होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम एम मान लेंगे, ठीक है। और ये क्यू आर जो है वो ये एन ही रहेगा, ये एन ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके की स्थिति को हम बाह्य विभाजन कहते हैं, ठीक है ना। ये बाह्य विभाजन का एक कॉन्सेप्ट है कि कोई बाहर वाला पॉइंट है, ऐसा माने भाई देखो सीधी बात है, जनरली होता क्या है भाई, ऐसा थोड़ा ही कि घर का आदमी बंटवारे करते हैं, है ना, बाहर वाला भी कोई लड़ाई करवा देता है ना, बाहर वाला भी लड़ाई करवा देता है, वो कह देगा देखो तू कहाँ है और ये कहाँ है, तो ये इसने डिवाइड कर दिया ना इनको, ठीक है ना। ये बाह्य विभाजन है, कोई बाहर परिवार से बाहर का व्यक्ति आपको, ये तो परिवार का ही आदमी है, डिवाइड कर रहा है, चलो ठीक है, इतना हिस्सा इसको, इतना हिस्सा इसको। लेकिन कोई बाहर वाला आदमी कह रहा है कि देखो वो कहाँ, ये कहाँ, तो ये आर पॉइंट बाहर है ना, तो हमें डिस्टेंस बाहर वाली मेजर करनी है, ये वाली डिस्टेंस मेजर करनी है। एम जो होगी कंप्लीटली ये होगी और एन जो होगा वो ये होगा। तो फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ेगा, फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ेगा,
बाह्य विभाजन के अंदर, बाह्य विभाजन के अंदर ध्यान देना है, ठीक है। बाह्य विभाजन के अंदर आपको क्या करना है, जो n है, बेसिकली n है, उसको रिप्लेस कर देना है माइनस n से, मतलब n की जगह आप माइनस n रिप्लेस कर देंगे तो कोऑर्डिनेट ऑफ r जो बनेगा वो बन जाएगा mx2 एंड माइनस nx1, जहां जहां n है वहां माइनस लगा देंगे, m माइनस n कोमा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n एंड द कोऑर्डिनेट mz2 एंड माइनस nz1 अपॉन m माइनस n। तो मेरे बेटे ये आ जाएगा आपका बाह्य विभाजन के लिए फॉर्मूला, ठीक है ना। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब हमने अंत विभाजन का एक फॉर्मूला क्वेश्चन किया था, इसी तरीके से फॉर्मूला आप लगा सकते हो इन इसके अंदर। तो मैं बाह्य विभाजन की बात करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं बाह्य विभाजन को लेकर के सॉल्व करता हूं। देखिए अगर हम लोग बात करें बाह्य विभाजन, एक्सटर्नल डिवाइडेशन, ठीक है, चलिए बाह्य विभाजन फॉर्मूला लगा लो। आर के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो रहेंगे mx2, तो चाहो तो इसका डायग्राम ऐसे बना भी सकते हो, लेकिन चलिए छोड़ो। आर के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे mx2 2 इंटू 3, ठीक है ना, 2 इंटू 3, लेकिन माइनस आएगा इस बार फॉर्मूले में, nx 3 इंटू 1 अपॉन, ठीक है ना, 2 माइनस 3, ठीक है ना, 2 माइनस 3। तो अगर हम लोग बात करें दूसरे की तो आ जाएगा my2 यानी कि 2 इंटू 4, माइनस तो ऑलरेडी है ही है, ठीक है ना, आपके पास में 3 इंटू माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 3, ठीक है ना, आपके पास में। फिर आ जाएगा माइनस 5 इंटू 2, है ना, माइनस 5 इंटू 2, ठीक है, या 2 इंटू माइनस 5 बात है कि 2 इंटू माइनस 5 एंड माइनस, ठीक है ना, 3 इंटू 3 अपॉन 2 माइनस 3। तो अगर मैं कैलकुलेट करने बैठूं आराम से प्यार से तो आ जाएगा 6 माइनस 3 अपॉन माइनस 1 कोमा 8 माइनस प्लस 6 अपॉन माइनस 1 एंड कोमा माइनस 10 माइनस 9 माइनस 1। तो फाइनली आर के कोऑर्डिनेट बनेंगे 3 बचेगा माइनस 3 कोमा माइनस 14 कोमा 19, है ना आपके पास में। तो ये आपके कोऑर्डिनेट आएंगे जब एक्सटर्नली बाह्य विभाजन की हम लोग बातचीत करेंगे तो, है ना। ओके, तो भाई इस तरीके से करना है आपको। मुझे लगता है इस एक्सरसाइज के अंदर और कुछ बात बाकी नहीं है, अब सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर, आप वीडियो को जरा पॉज करें, देन मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ, आपको बताता हूं आगे के क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 के अंदर जो काम करना है उसने कहा है विभाजन सूत्र से हमें एक काम करके दिखाना है। विभाजन सूत्र से सिद्ध कीजिए कि का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि बिंदु -4 6 10 2 4 6 और 14 0 -2 जो है संरेख है। संरेख दिखाने का काम हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया है, और लेकिन हमारे हाथ बांध दिए हैं उन्होंने, कुछ बाउंडेशन लगाई हैं कि हमें केवल और विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। तो जरा इसको समझ लो, विभाजन सूत्र से कैसे करना होता है, ध्यान से समझेंगे, 2 मिनट के अंदर आपको समझ में आ जाएगा, इतनी बड़ी चीज नहीं है। तो वो क्या करना रहता है, जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं, सपोज कर लो पहले वाले पॉइंट को हमने कह दिया -4 6 एंड 10 कह दिया, एंड दूसरा पॉइंट हमने क्यू कह दिया, और ये है 2 4 एंड 6, एंड अनदर पॉइंट आर हम कह देते हैं जो दिया गया है 14 0 एंड -2। अच्छा सुनो मेरी बात, अगर 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 ये तीनों पॉइंट्स सपोज कर लो पी एंड क्यू है, अगर ये तीनों पॉइंट्स संरेख हैं, यानी कि संरेख का मतलब एक ही रेखा में है, तो ये डेफिनेट सी बात है कि आर जो होगा या तो कहीं ना कहीं इनके बीच में होगा, या फिर यहां अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं बाहर होगा, लेकिन होगा इसी लाइन में ही, है ना। तो सीधी बात हम ये कह सकते हैं, या तो आर इसको इंटरनली अंत विभाजित करेगा, पी क्यू को या तो आर अंत विभाजित करेगा, या पी क्यू को आर बाह्य विभाजित करेगा, लेकिन करेगा जरूर, क्योंकि अगर ये पॉइंट इस लाइन में नहीं होगा तो विभाजित नहीं करेगा। तो सीधी बात है, हम ये मान लेते हैं, ठीक है ना, हम ये मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं
ठीक है ना। हम ये अपनी तरफ से मान लेते हैं, माना, हम कह लेते हैं कि माना आर जो पॉइंट है, आर पी क्यू, रेखाखंड पी क्यू है ना, रेखाखंड पी क्यू को देखो अनुपात ध्यान रखना है, अनुपात में जब भी हमें मानना हो, अनुपात अगर हमें नहीं दिया होगा, देखो अगर हमें अनुपात नहीं दिया होगा, अनुपात नहीं दिया जाए, नहीं दिया हो, नहीं दिया है, तो लेना क्या है आपको, ठीक है ना। तब आप क्या मानेंगे, अनुपात जो मानना है आपको, अनुपात मानेंगे आप के अनुपात 1, के रेशो 1, ठीक है। हमेशा क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है मैं आपको बता दूं, सवाल आपके किस टाइप के होंगे कि आपको पॉइंट दिए गए होंगे, पॉइंट यानी कि बिंदु दिए हैं और अनुपात आपको पूछा है, अनुपात क्या है आपको पूछा है, तब अनुपात जो आपको लेना है, तब अनुपात आपको जो मानना है वो के अनुपात 1 मानना है। तो आप m अनुपात n नहीं मानोगे, ठीक है ना, हो तो उससे भी जाएगा, लेकिन आप अगर के रेशो 1 लेके चलोगे तो आसान होगा, इजी होगा क्वेश्चन को करना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अनुपात आपको दिया हो, पॉइंट आप निकाल लेते हैं, विभाजन सूत्र है, विभाजन सूत्र क्या कहता है कि आपको पॉइंट्स दिए हैं, अनुपात दिया है और बीच वाला वो विभाजित वाला पॉइंट निकालना है। तो अगर अनुपात निकालना होगा तो के रेशो 1, तो हम इसमें भी यही कर लेते हैं, इसमें यही कर लेते हैं कि आर रेखाखंड को मान लेते हैं कि आर बिंदु जो आर है वो रेखाखंड पी क्यू को, रेखाखंड पी क्यू को के अनुपात 1 में विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है ना, सही बात है। तो अगर विभाजित करता है तो ये क्लियर सी बात है, हम इस तरीके से अगर देख लें, हम इस तरीके से अगर देख लें कि सपोज कर लो दिस इज P एंड दिस इज Q एंड कंसीडर कर लें कि सपोज R बीच में ही है, हमें नहीं पता लेकिन हम अंदाजन मान लेते हैं कि बीच में ही है, तो ये रेशो जो बनेगा वो K रेशो 1 बनेगा, K रेशो 1 बनेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है -4, 6 एंड 10, और इसके कोऑर्डिनेट, ये डायग्राम तो ऊपर भी बन सकता है, छोड़ो यार और R जो है दिस इज 2, 4, 6, 2, 4 एंड 6, तो अगर मैं R के कोऑर्डिनेट क्या है 14, 0 एंड -2, तो अगर मैं K का वैल्यू निकालना चाहता हूं तो 14 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, फॉर्मूला लगाओ ना, आप x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो तो इसका मतलब आ जाएगा mx2, फॉर्मूला क्या होता था mx2, m की जगह आ जाएगा kx2, k इंटू 2 एंड प्लस nx1, 1 इंटू -4 अपॉन k प्लस 1, यही तो होगा, ठीक है ना। तो आप ये कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तब जो हमारे पास में 14th होगा दिस विल इक्वल टू k इंटू 2 एंड प्लस 1 इंटू -4 अपॉन k प्लस 1, तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से k का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 14k एंड प्लस 14 इज इक्वल टू 2k -4, इसको उधर ले आऊंगा तो बचेगा 10k इज इक्वल टू, उधर लेके जाऊंगा तो -18 एंड द k इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में -18 अपॉन 10, या फिर काट लो इसको, ठीक है ना, 2 से, किससे काट लो 2 से काट लें, या किसी और चीज़ से भी कटेगा, 2 से ही कटेगा, 2 निमा 18 और 2 पचे 10, तो k इज वॉट, k आ जाएगा -9 अपॉन 5, k जो आ जाएगा -9 अपॉन 5, ठीक है, k इज इक्वल टू आ जाएगा -9 अपॉन 5, नहीं गड़बड़, कहीं गड़बड़ की है क्या जब इसको उधर लेके आऊंगा, अरे भाई 14 में से 2 घटेगा तो 12 आएगा ना यहाँ, ठीक है 12 आ जाएगा, तो यहाँ नीचे 12 आएगा, फिर 6 से काटो इसको, है ना, 36, 18, 6 दूनी 12, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2। अच्छा, माइनस में आने का मतलब है कि ये पॉइंट यहाँ बीच में नहीं होने का, वो एक्सटर्नल पॉइंट होगा, कहीं ना कहीं बाहर होगा, इट मीन्स ये पॉइंट आपका यहाँ ना होकर के कहीं के बाहर होगा आपका, ये इस माइनस का मतलब ये है। चलिए हमें इस मतलब नहीं है, हमने k का वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है, हमने क्या कर लिया, k का वैल्यू निकाल लिया है, बस अब वेरीफाई करना है आपको, क्या करना है वेरीफाई। अब आपको k का मान, ठीक है ना, k की वैल्यू -3/2 लेकर के बाकी कोऑर्डिनेट्स निकालने, अगर ये निकल आए, है ना भाई, 14 लेकर के तो हमने k का मान निकाल लिया, अगर हम लोग अब हम निकालना चाहते हैं ये वाला कोऑर्डिनेट r का, ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है ना,
तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, y निर्देशांक निकालेंगे, निर्देशांक निकालेंगे। और वो कैसे निकलेगा, y निर्देशांक कैसे निकलेगा, हमें पता है फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने अनुपात क्या लिया है, हम लोगों ने अनुपात क्या लिया है, अनुपात लिया k अनुपात, हमने लिया है k अनुपात, ठीक है ना, 1, k अनुपात 1, ठीक है ना। हमने किसको लिया है, m अपॉन n को लिया है k/1। तो यहाँ mn की तो बात हम नहीं करेंगे, फिर अगर हम यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपका इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल डिवाइडेशन हो रहा ना, ये जब ky2 प्लस y1 अपॉन k+1, ठीक है ना, ये काम में आएगा फिर आपका, ठीक है ना, k+1 ky2। आप समझ रहे होंगे सर ये एकदम से ये क्या कर दिया आपने, चलो मैं समझाता हूं आपको ये चीज क्या है। देखो सुनो, हमने क्या किया, अनुपात को जो m अनुपात n है उसको बेसिकली हमने k अनुपात 1 लिया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, है ना। फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। मैं एक काम करता हूं, ऊपर भी n से डिवाइड कर देता हूं और नीचे भी n से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है ना। अब आप देखोगे 1 से 1 कटेगा, इससे ही कटेगा, तो फाइनली m अपॉन n को मैं k लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, k। तो k/1 लिखो ना लिखो, k/2 प्लस आपके पास में y1 अपॉन k+1, चेक कर लो, ये k है और ये 1 हो गया। तो मैंने क्या करा है, y कोऑर्डिनेट को इस तरीके से लिख लिया है अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, ओके। आप देखो ध्यान से, k की वैल्यू माइनस का 3/2, ठीक है ना, इंटू y2 की वैल्यू बनेगी 4 प्लस y1 की वैल्यू बनेगी -4 अपॉन k+1 -3/2 प्लस 1, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कटेगा कितनी बारी ये कटेगा कितनी बारी हमारे पास में, एक मिनट, कुछ मिस्टेक करी है शायद हमने कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है ना। k की वैल्यू इतनी आई है, द वैल्यू ऑफ k जब मैंने इसमें भरा है, ठीक है, आपके पास में +6 y2 की वैल्यू जो है, ठीक है ना, y2 की वैल्यू जो है वो +6 है, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है ना। आपके पास में +6 है, +6 क्यों है भाई, एक बात चेक कर लो यार, मुझे इसमें डाउट हो रहा है क्वेश्चन में, या तो मैं गलत जा रहा हूँ या, हाँ रुको एक मिनट, इसको थोड़ा सा ना थोड़ा सा हम जल्दबाजी में एक काम करते हैं, पहले ये वाला काम नहीं करते हैं, k का वैल्यू तो निकाल लिया हमने, वो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसके पहले कोऑर्डिनेट निकाल ही लेते हैं, है ना, वो पॉइंट निकाल ही लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ, इधर की तरफ लिख लेता हूँ, ये काम तो हो ही गया है, ठीक है, कि यहाँ लिख लो कि यदि r, ठीक है ना, यदि r, ठीक है ना, यदि r, या r क्या, आप एक काम कर लो, r ना लेकर के कोई अलग पॉइंट ले लो, ठीक है ना, यहाँ पे इस पॉइंट को हम p कह देते हैं, ठीक है ना। आपके पास में p नहीं, p तो हमने लिया ही है, इसको पॉइंट को a कह लो, p क्यों तो ले रखा, a बिंदु जो a है आपके पास में, बिंदु a रेखाखंड p क्यू को k/1 में डिवाइड करता है। तो अगर अगर हमने क्या कर लिया, तो a के निशांक निकाल लेते हैं, पहले इसको आप हटाओ जरा, पहले इसको हटा ही लो, ठीक है। तब a के निर्देशांक जो होंगे अकॉर्डिंग टू दिस, क्योंकि k/1 में डिवाइड कर रहे हैं ना, तो k/1 में डिवाइड करने का मतलब क्या है, कि हमारे पास दिस p और जिसके कोऑर्डिनेट -4, 6 एंड 10 है, एंड द पॉइंट ऑफ दिस q हमारे पास में, और ये है 2, 4 एंड 6 है, और कोई पॉइंट बीच में a है, तो उसके ये k/1 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग अगर a के कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो a के कोऑर्डिनेट निकल लेंगे, दिस इज ये ये m हो जाएगा, ये n हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2k
2k प्लस 1, ठीक है ना, इंटू हाँ mx2 प्लस nx1 माइनस 4 अपॉन k प्लस 1 कोमा, दूसरा बनेगा 4k, ठीक है ना, 4k मतलब 4k मतलब y2m या m/2 बात एक ही है, k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1, ठीक है, कोमा कोमा, फिर बनेगा हमारे पास में 6k एंड प्लस 10 अपॉन k प्लस 1, ठीक है ना। अब हम एक काम करते हैं, इतना तो हमने कर लिया, अब हम एक काम करते हैं, सरल कर लो थोड़ा सा और अच्छे से। यह आ जाएगा 2k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1, ठीक है ना, आपके पास में 1 एंड आ जाएगा 4k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1 कोमा 6k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। अब मेरी बात सुनो, ये पॉइंट जो है अगर हम कहें कि ये पॉइंट R हो जाएगा, ठीक है ना, अगर हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट R है, R मतलब ये इसी लाइन पर कहीं स्थित है, अगर यही इसको डिवाइड कर रहा है, सपोज कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट और इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। तो नाउ जो अभी हमने काम किया था कि 2k माइनस 4 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। अगर इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो 2k माइनस 4 इज इक्वल टू 14k एंड प्लस 14, और अगर मैं देख उसको उधर ले आऊंगा तो माइनस का 10k इज इक्वल टू 18 और 10k नहीं 12k, देन k की जो वैल्यू है वही आ जाएगी माइनस के 3/2, है ना, माइनस के 3/2 k की वैल्यू। अब इस k की वैल्यू के लिए अगर मैं k का मान इसमें भरता हूं तो मुझे 0 मिल जाए और -2 मिल जाए तो बात सीधी है। इसका मतलब a और r तो एक ही पॉइंट है, a और r एक ही पॉइंट होने का मतलब क्या है, फिर ये तीनों संरेख हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो हम क्या करते हैं, नाउ हम पहले इसका ये निकालते हैं कि 4k प्लस 6 अपॉन k प्लस 1 की वैल्यू निकालते हैं। तो हम k का मान ये भरेंगे, देखो 4 इंटू -3 अपॉन 2 एंड प्लस 6 अपॉन k प्लस 1 का मतलब 3 अपॉन 2 प्लस 1, इसको सॉल्व करो, देखो आ जाएगा 2 दूनी 4, देखो 2 तिया 6 माइनस के प्लस के 6, तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 0, जो कि ऑलरेडी 0 है ही है, जो कि 0 है ही है। फिर हम निकालते हैं ये वाला पॉइंट, ये वाला, देन 6k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1 इज वॉट, कितना आ जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 2 एंड प्लस 10 अपॉन 3 अपॉन 2 प्लस 1, लेकिन ये माइनस का है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये काट लो, ये आ जाएगा 3 तिया 9, ठीक है ना, 3 तिया 9 -9 प्लस 10 अपॉन -3 प्लस 2 अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा, तो उसको सॉल्व कर लें, अगर आ जाएगा पर माइनस का, आप अगर देखें ऊपर तो माइनस का 2, क्योंकि 10 में से ही जाके बचेगा 2, ऊपर बचेगा 2 अपॉन -1 दैट इज -2, चेक कर लो ये -2 ही है। इसका मतलब ये रहा कि बिंदु ए, इसलिए हम लिख सकते हैं बिंदु ए, ठीक है ना, हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो हमने माना है कि बिंदु ए रेखाखंड पी क्यू को विभाजित करता है, है ना, अतः ए पी तथा क्यू संरेख हैं, कैसे हैं, संरेख हैं। लेकिन अगर हम देखें ए, लेकिन चूंकि ए जो पॉइंट है, बिंदु जो आर है, ठीक है ना, बिंदु ए और आर सेम ही तो हैं, क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट सेम तो निकले हैं। अगर आप एक ए के कोऑर्डिनेट लिखोगे, ए के कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे आप, आपको सीधी सीधी बात दिख रही है 14, 0 एंड -2, चेक कर लो ना, 14 तो हम लेके चले थे जिस हमने के का मान निकाला था, फिर हमने निकाला 0, है ना, और फिर निकाला हमने -2, और यही कौन सा है, यही तो हमारा आर है। तो हम कहते हैं कि बिंदु ए और बिंदु आर
संपाती हैं, है ना, संपाती का मतलब एक ही हैं, एक ही बिंदु संपाती हैं, तो इसीलिए पी क्यू एंड आर संरेख हैं। तो संरेख दिखाने का पहला एक सरल तरीका था, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर बैठा, अदरवाइज है बड़ा सिंपल ये भी, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है उसमें बहुत अच्छे से करा देंगे। अभी इसको आप वीडियो को पॉज करो, नोट करो, देन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है बेटा। चलिए जी बेटा, एग्जाम्पल नंबर 9 एक फॉर्मूले का डेरिवेशन है बेसिकली, मतलब एक हम लोगों को क्या कहा गया है कि एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, एक प्रूफ ही मान के चलो इसका, है ना, कि त्रिभुज जिसके शीर्ष x1 y1 z1 है, तो इसको अगर इस तरीके से बना लिया जाए, ठीक है ना, कि ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, एंड ये पॉइंट मेरे पास में ए पॉइंट कह देता हूं मैं इसको, ये x1 y1 एंड z1 है, ठीक है ना, और ये बी अनदर पॉइंट है जिसको हम x2 y2 एंड z2 कह सकते हैं, और द थर्ड वन, ये तीसरा पॉइंट है सी, इसको हम x3 y3 z3 कह सकते हैं। इसके केंद्रक, है ना, केंद्रक सेंट्रोइड का के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पहले इसको केंद्रक को समझो क्या होता है, देखो सुनो मेरी बात, केंद्रक बेसिकली क्या होता है इसी में बताता हूं। देखो आप एक काम करो, इस ट्राइंगल की कोई एक माध्यिका निकालो, ठीक है ना। माध्यिका का मतलब होता है, मैं आपको बता दूं, जैसे एक ट्राइंगल है, ठीक है ना, आपके पास में, कि मान के चलो इसकी ये वाली साइड है, इस साइड का मध्य बिंदु लो, ये मध्य बिंदु है, इसके मध्य बिंदु को और सामने वाले शीर्ष को अगर मिलाएंगे तो ये इसकी माध्यिका कहलाएगी, त्रिभुज की माध्यिका है ये। और ऐसी 3 माध्यिकाएं बन सकती हैं, जैसे सपोज कर लो इस वाली साइड का मध्य बिंदु यहाँ है, तो इसको ज्वाइन कर लो, तो एक माध्यिका ये बन जाएगी। और अगर सपोज कर लो हमारे पास में एक इस वाली भुजा का मध्य बिंदु ये है, तो जब इसको मिलाएंगे तो एक माध्यिका ये बन जाएगी। तो 3 माध्यिकाएं होती हैं, ठीक है ना, 3 माध्यिकाएं आपकी होती हैं, ठीक है ना, आपके पास में इस तरीके से। तो सेंट्रोइड क्या होता है, ठीक है ना, यानी कि केंद्रक क्या होता है। केंद्रक की खास बात होती है, केंद्रक अगर मैं कोई माध्यिका बना लेता हूं, जैसे सपोज कर लो मैंने ये वाली माध्यिका बना ली, इस पॉइंट को मैंने डी कह लिया, तो इस माध्यिका पर एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम त्रिभुज का केंद्रक कहेंगे, जिसको हम त्रिभुज का केंद्रक कहेंगे। एक ऐसा पॉइंट होता है जो त्रिभुज का केंद्रक कहलाएगा, जो इस लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब अगर ये पॉइंट जी हम इसको कह देते हैं, ये अगर इसका केंद्रक है तो वो माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करेगा, 2:1 में डिवाइड करेगा। तो मुझे जी के कोऑर्डिनेट अगर निकालने हैं तो बड़े आसानी से निकाल लूंगा अगर मैं डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूं तो। और डी क्या है, वो मध्य बिंदु है, ठीक है ना। तो देखो ठीक है ना, तो हम निकालते पहले, चूंकि डी बीसी रेखा, चूंकि बिंदु डी रेखा बीसी का मध्य बिंदु है ना। तो मैंने शुरुआत में ही बताया था, तो मध्य बिंदु के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, डी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, इधर से देखो x2 + x3 अपॉन 2 कोमा y2 + y3 अपॉन 2 कोमा, ठीक है ना, कोमा z2 + z3 अपॉन 2, है ना। इसके कोऑर्डिनेट निकल करके आ गई, इसकी कोऑर्डिनेट निकल करके आ गई ये वाले, कि x2 + x3 अपॉन 2 एंड कोमा y2 + y3 अपॉन 2 कोमा z2 + z3 अपॉन 2, इस तरीके से। अब आपको पता है ये विभाजन वाला फॉर्मूला लग जाएगा अगर हम थोड़ा ध्यान दें कि इस तरीके से इस लाइन को मैं यहां उठा लेता हूं, दिस इज ए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और इसको बीच में नहीं, बी नहीं, ये डी पॉइंट है ना। ए के कोऑर्डिनेट आपको पता है x1 y1 एंड z1 है, इसके कोऑर्डिनेट अभी निकाले हैं हमने बड़े से,
कि x2 प्लस y3, अरे नहीं, x2 प्लस x3 अपॉन 2 कोमा y2 प्लस y3 अपॉन 2 एंड z2 प्लस z3 अपॉन 2। ठीक है बेटा, तो अगर इसमें कोई पॉइंट g निकालना है जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो फॉर्मूला लगा लो। g के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? विभाजन सूत्र से। अंतर विभाजित कर रहा है ना, इंटरनली है ना, तो क्या होता है mx2, m की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू x2 mx2 का मतलब हो गया x2 का पूरा मान ये हो जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस nx1 यानी कि 1 इंटू x1 अपॉन 2 प्लस 1। तो पहला कोऑर्डिनेट तो ये बन जाएगा कोमा 2y2 प्लस y3 अपॉन 2 एंड प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है ना, चेक कर लो, मैं विभाजन वाला फॉर्मूला ही लगा रहा हूं, कुछ अलग बात नहीं कर रहा हूं। फिर आ जाएगा 2 इंटू y2 प्लस z3, अरे नहीं, z2 प्लस z3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू z1 अपॉन 2 प्लस 1। तो मैंने सिर्फ विभाजन का सूत्र लगाया है मेरे भाई, और कुछ नहीं करा। तो जी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, देखो 2 से 2 कटेगा, यहां पे आ जाएगा शुरुआत में x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 एंड प्लस x3 अपॉन 3 कोमा y1 प्लस y2 एंड प्लस y3 अपॉन 3 कोमा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो ये कोऑर्डिनेट बनेंगे केंद्रक के। त्रिभुज के केंद्रक के निशांक कभी भी निकालने, उसको अच्छे से याद रखना है आपको, उसको बहुत अच्छे से याद रखना है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ओके, फटाफट पॉज करो, नोट करो। मैं फिर बढ़ता हूं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन का लास्ट एग्जाम्पल रहेगा। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर बात करनी है और रेशो निकालना है बेसिकली। कह रहा है बिंदुओं, ठीक है ना, हमारे पास 2 पॉइंट्स दिए हैं बिंदुओं, इसको मैं सपोज कर लो ए पॉइंट कह लेता हूं, एंड द पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 4, 8, 10। ठीक है, थोड़ा नीचे बनाऊंगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहले पढ़ लेते हैं। बिंदुओं 4, 10 एंड 10, 4, 8, 10 एंड 6, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड YZ तल द्वारा किस अनुपात, देखो हमें तल दिया है YZ, तो किस अनुपात में वध करता है उसको हमें ज्ञात करना है। देखो सुनो, सपोज कर लीजिए कि ये हमारे पास में एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट है 4, 8, 10, ठीक है, एंड अनदर पॉइंट है हमारे पास ये B 6, 10, -8, ठीक है, और इसको YZ तल जो है, सपोज कर लो ये YZ प्लेन है, ठीक है ना, YZ प्लेन है, YZ प्लेन इस तरीके से थोड़ा जाएगा, ये किस तरीके से जाएगा, जैसे एक बिल्कुल बीचों बीच इसमें छेद करते हुए निकल जाएगा। ये एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे कट करेंगे, है ना। यहाँ पर कोई पॉइंट सपोज कर लो P है, और ये कौन सा प्लेन है, YZ प्लेन, YZ तल है ये, ठीक है ना। तो YZ तल पर एक पॉइंट हमें है जो इसको लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो YZ तल की खास बात क्या होती है, मैं आपको एक बात बता दूं। मैंने जब इंट्रोडक्शन करवाया था आपको इस चैप्टर का ही, तो वहां कहा था कि अगर XY तल पर कोई पॉइंट होता है, XY तल में जो पॉइंट होता है उसकी फॉर्म होती है, पहले YZ से शुरू कर लो। YZ तल में अगर कोई पॉइंट होता है तो उसकी जो वो जो होता है वो होता है आपके पास में 0, Y एंड Z, ठीक है ना। इस तरीके से पॉइंट होगा कि वहां पर YZ तल में x 0 हो जाएगा, YZ तल के अंदर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, क्योंकि Z x क्या होता है, वो YZ तल से दूरी ही होती है। अगर आप ध्यान से चीजों को समझोगे, पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो x क्या होता है, वो YZ तल से दूरी होती है। अगर कोई पॉइंट YZ तल में ही चला गया है तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो सीधी बात है, इसके कोऑर्डिनेट जो बनेंगे वो 0, Y, Z बन जाएंगे, ठीक है। और हमें इसको देखना किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, कि मान लो K रेशो, मैंने कहा था K:1 मान लेंगे, K:1 में डिवाइड करता है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे माना रेखाखंड AB YZ तल द्वारा
k/1 में, k/1 में विभक्त होता है, विभक्त होता है, ठीक है, ये रेखाखंड। तो सीधी सी बात है, अगर मैं x कोऑर्डिनेट निकालूंगा, इट मींस p के निर्देशांक निकालूंगा, तो 0 इज इक्वल टू होगा, 0 इज इक्वल टू होगा mx2, m की वैल्यू है k इंटू 6 प्लस nx1 4 अपॉन k प्लस 1। इसको आप सॉल्व कर लो जरा, के 0 हो जाएगा, ठीक है ना। देन 0 इज इक्वल टू 6k प्लस 4, ठीक है। इसका मतलब है कि k इज इक्वल 6k इज इक्वल टू -4, या ये कहेंगे k की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -4/6, या k की वैल्यू आ जाएगी -2/3। और अगर रेशो माइनस में आता है, ठीक है ना, अगर रेशो माइनस में आता है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्सटर्नली बाह्य विभाजन कर रहा है। फिर इसका मतलब ये पॉइंट यहां ना होकर के इस लाइन से बाहर कहीं होगा। तो हम लिखेंगे पॉइंट P, बिंदु P रेखाखंड AB को 2:3 है ना, 2:3 में इस माइनस की वजह से क्या लिखेंगे, बाह्य विभाजित करता है, बाह्य विभाजन करता है। तो बेटा इंट्रोडक्शन हो गया समाप्त। इसके अलावा कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होनी है, ठीक है ना, कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होनी है आपकी। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो, बस बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज के अंदर नहीं है, केवल मात्र 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 क्वेश्चंस को आप आराम से करोगे बैठ करके, ठीक है बेटा, ठीक है, आप इनको करोगे आराम से बैठ करके, और फिर हम लोग बस चैप्टर समाप्त हो गया है लगभग यहीं पे ही। अगर आप कर लोगे तो एक्सरसाइज, तो विविध प्रश्नावली में हम लोगों की मुलाकात होगी फिर, ठीक है। धन्यवाद।